नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, जो आप जान रहे हैं कि हम ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर नंबर 2 सेकेंड चैप्टर जो है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका हेडिंग है मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब प्राचीन भारत को जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको लिखने वाले जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, उनके बारे में इस चैप्टर में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, अब जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो आपको मैंने पहले बता चुका है कि एंशिएंट इंडिया इस किताब के अनुसार, जो एनसीईआरटी ओल्ड वाली है 11th क्लास की, उसके अनुसार जो प्री हिस्ट्री है उसके समय से लेकर के 8th सेंचुरी तक, इस बीच के पीरियड को एंशिएंट इंडिया कहा गया है। और इस पीरियड के बीच में जो आधुनिक इतिहास लिखने वाले हैं, आधुनिक मतलब मॉडर्न समय के जो राइटर्स हैं, वो जो इस समय का इतिहास लिखा है, अर्थात प्री हिस्ट्री से लेकर के 8th सेंचुरी के बीच जो इन्होंने इतिहास लिखा है, उसको बोला जाता है मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्लियर? इस चैप्टर में जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, सबसे पहले ये तो आपका हेडिंग हो गया। इस हेडिंग के नीचे बहुत सारे सब हेडिंग है, जैसे कॉलोनियलिस्ट व्यूज एंड कंट्रीब्यूशन, एक सब हेडिंग ये है, और इस सब हेडिंग के अंतर्गत ये लाइन बाय लाइन बताया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में, जिसका नाम है मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसमें हमको कितने एस्पेक्ट्स को कवर करना है। सबसे पहला जो एस्पेक्ट्स है, अर्थात जो सब हेडिंग है, वह है कॉलोनियलिस्ट व्यूज एंड कंट्रीब्यूशन। जो दूसरा अगर हम ढूंढते हैं, दूसरा क्या है, अर्थात दूसरा जो सब हेडिंग है वो क्या है, तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे है नेशनलिस्ट अप्रोच एंड कंट्रीब्यूशन। मतलब इससे पहले था कॉलोनियलिस्ट व्यूज एंड कंट्रीब्यूशन, अभी हम देख रहे हैं नेशनलिस्ट अप्रोच एंड कंट्रीब्यूशन। मतलब दो आप एस्पेक्ट इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट एंड तीसरा होगा एक और इसमें सब हेडिंग है, जिसका नाम है शिफ्ट टू नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। मतलब नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की ओर कैसे शिफ्ट हुआ है, किस किस राइटर ने नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा लिखने की कोशिश किया है, वो सारे इस सब हेडिंग के अंतर्गत दिया गया है। अर्थात इस पूरे चैप्टर में हम 3 सब हेडिंग के अंतर्गत ही इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा स्टाइल है पढ़ाने का। सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं एंड देन सब हेडिंग देखते हैं, और जो तीसरा पॉइंट है जिसे हम देखते हैं वह है एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज क्या है, ये कहता है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके सामने ये जो सवाल है, ये आपका टारगेट है कि इतना तो आपको आनी चाहिए। जब आप इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, या कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक टारगेट देता हूं, या कि जब आप इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो आपको इतना आना ही आना चाहिए। इसलिए इस टारगेट को सबसे पहले, मतलब चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले इस टारगेट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि टारगेट क्या है। तो चलिए हम सारे सवाल को देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। क्या है? इंडोलॉजिकल स्टडीज क्या होता है उसको जानना है। संस्कृतिस्ट्स क्या होते हैं ये जाननी है। फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या होता है ये जानना है। मतलब 3 कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, इंडोलॉजिकल स्टडीज के बारे में, संस्कृतिस्ट के बारे में, फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये 3 कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको जाननी है और समझनी है। जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मेक एन असेसमेंट ऑफ द कॉलोनियल हिस्टोरियंस व्यूज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मतलब जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसको लेकर के जो कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस है उसका व्यूज क्या है, इसका आपको असेसमेंट करना है, उसका आपको परीक्षण करना है। गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ देयर व्यूज, किसका व्यूज? कॉलोनियल हिस्टोरियंस का व्यूज व्हाइल मेकिंग योर असेसमेंट। सबसे पहले कॉलोनियल जो हिस्टोरियंस है उसका व्यूज बताइए कि वो क्या कह रहा है भारतीय इतिहास के बारे में, एंड देन वो जो कुछ कहा है उसके बारे में आप अपना असेसमेंट दीजिए कि वो कितना सही है, कितना गलत है। क्लियर? जो थर्ड क्वेश्चन है वह कह रहा है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री।
एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लेकर के जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में बताएं। याद रखिएगा यहाँ असेसमेंट नहीं दिया है, यहाँ उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताने को कहा है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनाइज ए डिबेट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस हैव रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स ऑफ colonial historians on ancient Indian history। ये डिबेट तो छोड़िए, इसमें आपको खुद आंसर लिखनी है कि किस तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस है उन्होंने रेक्टिफाइड किया है, सुधारा है किसके मिस्टेक्स को, तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस का जो राइटिंग है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, उनको किस तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस ने उनको रेक्टिफाइड किया है, उसको सुधार किया है। ये 4 क्वेश्चन है, अर्थात ये 4 आपके पास टारगेट है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका पीटी है ना, पीटी हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया, ये तीनों चीज एक साथ क्लियर होते चले जाएंगे। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक पॉइंट आपको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए अब हम बात करते हैं कॉलोनियलिस्ट व्यूज एंड कंट्रीब्यूशन को लेकर के। कहता है ऑल्दो यद्यपि एजुकेटेड जो इंडियंस है उन्होंने, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उन्होंने क्या किया था, रिटेंड किया था, संजो करके रखा था क्या, तो उनका जो अपना ट्रेडिशनल हिस्ट्री है किस फॉर्म में, तो हैंड रिटेन, जिसको हिंदी में पांडुलिपि बोलते हैं, हैंड रिटेन के फॉर्म में, तो इपिक्स लिख करके, पुराणास लिख करके एंड सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स। अब बायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स क्या होता है, इनको समझिएगा। देखिए बायोग्राफिकल मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में लिखते हैं तो उसमें फैक्ट भी होता है और फिक्शन भी होता है। जब फैक्ट और फिक्शन दोनों का मिक्सचर हो तो उसको बोलते हैं सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स। डिटेल में हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। फैक्ट्स क्या होता है, फिक्शन क्या होता है, हिस्ट्री जो फैक्ट और फिक्शन, इसमें पूरा डिबेट है। तो सेमी बायोग्राफिकल जो वर्क्स होते हैं, पुराणास होते हैं, इपिक्स है, इनके फॉर्म में हाथ से लिख करके जो एंशिएंट इंडियन शिक्षित थे उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है उसको संजो के रखा। अब ट्रेडिशनल हिस्ट्री क्या होता है इसको समझिएगा। ट्रेडिशनल हिस्ट्री का मतलब होता है कि उस समय में अर्थात 18th और 19th सेंचुरी से पहले जो इतिहास लिखा गया उसको ट्रेडिशनल हिस्ट्री कहा गया है। 18th और 19th सेंचुरी के बाद जो इतिहास लिखा गया, मतलब राइटिंग का काम जो इसके बाद किया गया है वो मॉडर्न रिसर्च के आधार पे किया गया है, साइंटिफिक वे के रूप में किया गया है। तो कहता है कि मॉडर्न रिसर्च इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया स्टार्टेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। कहता है 18th सेंचुरी अर्थात 1700 के सेकेंड हाफ में, मतलब 1750 के बाद मॉडर्न रिसर्च किया गया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लेकर के। अब कहते हैं बिकॉज, क्यों ऐसा किया गया, इससे पहले क्यों नहीं था, इसी समय क्यों किया गया, बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सेट अप बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश थे, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भारत में सेटअप किया था, उसके बाद उनकी जरूरत हो गया था कि यहाँ का जो इंडियन एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है उन पे फिर से साइंटिफिक रिसर्च करके फिर से इतिहास लिखे। कहता है व्हेन बंगाल एंड बिहार केम अंडर द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1765। आप जानते हैं 1757 में जो प्लासी का वॉर हुआ था वो हो गया था। उसके बाद 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल और बिहार आ गया था। और कहते हैं जब बंगाल पे, मतलब बिहार पे, बंगाल और बिहार पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था तो दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कहता है कि एक लॉ है हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कहता है इस लॉ के तहत भारत की जनता को गवर्न करना टफ हो रहा था क्योंकि उनको ये लॉ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लॉ है क्या, ये कानून क्या है। तो एडमिनिस्टर मतलब क्या होता है, मतलब होता है जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी लॉ बना हुआ है उसका एग्जीक्यूशन कितना बढ़िया से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी को एडमिनिस्टर कहते हैं और उसको करने वाले को एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। क्लियर। हेंस इन 1976, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1976 में जो मनु स्मृति है, जिसके बारे में कहा जाता है द लॉ बुक ऑफ मनु, विच वॉज कंसिडर्ड मोस्ट ऑथेंटिक एंड ऑथोरिटेटिव
was translated into English as a code of Gentoo laws। मतलब इस जो मनुस्मृति है उसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया उसका नाम है ए कोड ऑफ जेंटू लॉस। समझ में आ गया कि मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया गया इस जिसका नाम ये था। क्यों किया गया? क्योंकि हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसके तहत उस लॉ को एडमिनिस्टर करने में डिफिकल्टी जा रहा था, इसीलिए इनको ट्रांसलेट किया गया। अब कहता है आगे किया गया भैया, जो पंडित थे, द पंडित्स वेर एसोसिएटेड विद ब्रिटिश जज to administer the civil law of the Hindus and the Maulvis to govern the same law of Muslims। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ होता है और एक क्रिमिनल लॉ होता है। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों में क्या अंतर है मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय के कारण मैं बता नहीं पा रहा हूँ। आपको खुद से सर्च करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिविल लॉ एंड द क्रिमिनल लॉ। उसका प्रोसीड्यूर्स में क्या अंतर है, उनका जो जजमेंट होता है उसमें क्या अंतर है, उसका जो पक्ष होता है वो कौन पक्ष होता है, कौन डिफेंड करता है ना, प्रोसिक्यूशंस कौन करता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिविल लॉ एंड द क्रिमिनल लॉ, इस पे आपको काम करना है। सेल्फ वर्क कीजिएगा, बहुत आसान है आज के दौर में काम करना। कहते हैं द इनिशियल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड एंशिएंट लॉज एंड कस्टम्स। कहता है शुरुआत का जो प्रयास किया गया था भारतीय कानून और रीति रिवाज को समझने का, which was continued largely until the 18th century, ये लगातार 18th सेंचुरी तक बना रहा। और कहता है इसका कल्मिनेशन जो हुआ है, मतलब सबसे शिखर पे जो ये काम गया है वह तब गया है जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता में। इसको याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एस्टेब्लिशमेंट 1784 में कलकत्ता में हुआ। इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, यह है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब हुआ है? 1784 में हुआ है। कहां हुआ है? तो कलकत्ता में हुआ है। कहता है इट वाज सेट अप बाय द सिविल सर्वेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी सर विलियम जोन्स। तो कौन किया था इसका सेटअप? सर विलियम जोन्स किया था। और यही व्यक्ति है जिन्होंने ट्रांसलेट किया था किसका? अभिज्ञान शकुंतलम का। किसमें? तो इंग्लिश में। कब किया था? 1789 में किया था। और यह अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? तो यह एक ड्रामा है, ये कोई पोएट नहीं है, मतलब पोएम नहीं है, इसको याद रखिएगा। कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये ड्रामा है या पोएम है, तो याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम ये एक ड्रामा है। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कौन किए थे? तो ये विलियम जोन्स किए थे। यहां तक क्लियर? साथ ही साथ द भागवत गीता द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज, इसका ट्रांसलेशन कौन किया है? टेक्स्ट हिंदूज हैड बीन रेंडर्ड, मतलब ट्रांसलेट किया गया इनटू इंग्लिश बाय विल्किंस। कब किया गया था? तो 1785 में किया गया था। यहां तक बात क्लियर? अब कहता है बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी का जो सेटअप हुआ है ये 1804 में हुआ। यह है बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, वो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब तीन चीज हो गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी। तीन चीज याद रखिएगा। तीनों कब कब सेटअप हुआ है उनका डेट याद रखिएगा, ठीक है, और कहां कहां हुआ है वो देख लीजिएगा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहां हुआ है? तो लंदन में एस्टेब्लिश किया गया और 1823 में किया गया। क्लियर ये बात? अब कहता है विलियम जोन्स ने एम्फेसाइज किया, कहा दैट कि ओरिजिनली जो यूरोपियन लैंग्वेज है वो बहुत सिमिलर है संस्कृत और ईरानियन लैंग्वेज का। बस विलियम जोन्स का इतना कहना था कि क्या हुआ कि जो जर्मनी था, जो फ्रांस था, जो रसिया था और अदर जो यूरोपियन कंट्रीज थे, वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया उन लोगों का। किस में? तो इंडोलॉजिकल स्टडीज में। यही एक टर्मोलॉजीज था ना पीछे क्वेश्चंस में। इंडोलॉजिकल स्टडीज क्या होता है? तो ये भारतीय जो विद्या होता है उसका जो अध्ययन होता है उसको इंडोलॉजिकल स्टडीज कहा जाता है। आगे कहता है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th centuries chairs in Sanskrit were established in England and the several other European countries। कहता है कि इसी चर्च को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, वहां पे संस्कृत का अलग डिपार्टमेंट खुलना शुरू हो गया। चेयर्स मतलब क्या होता है? एक तरह का डिपार्टमेंट संस्कृत का खुला। कहता है द ग्रेट पुश टू इंडोलॉजिकल स्टडीज वाज गिवन बाय द जर्मन बोर्न स्कॉलर एफ मैक्स मुलर। ये जो मैक्स मुलर साहब थे ये जर्मनी के बॉर्न थे, लेकिन ज्यादातर समय ये अपना इंग्लैंड में ही बिताया था। इनका जो इंडोलॉजिकल स्टडीज पे काम है वो बहुत ही ग्रेट है,
बहुत महान काम इन्होंने किया है। कहता है इनके काम से इंडोलॉजिकल स्टडीज को बहुत ज़्यादा पुश मिला। कहता है यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात कहता है कि इसी बीच में 1857 का विद्रोह हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857। कहता है इन्होंने जो एक आंख खोल लिया, कहाँ पे, लंदन के जो लोग थे उनमें एक आंख खोल दिया। इट वॉज स्ट्रांगली रियलाइज्ड, बहुत ही गंभीरता पूर्वक उनको महसूस हुआ इन ब्रिटेन दैट इट बैडली नीडेड ए डीपर नॉलेज ऑफ द मैनर्स एंड सोशल सिस्टम ऑफ एलियन पीपल ओवर होम इट हैड टू रूल। इस 1857 का जो एक कारण है वह यह भी है कि यहाँ पे जो वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे कॉलोनियल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको यहाँ का कस्टम्स पता नहीं था, उनको यहाँ का मैनर्स पता नहीं था, उनको यहाँ का सोशल सिस्टम्स पता नहीं था, है ना, ये सब उसको पता नहीं था, यहाँ का कल्चर के बारे में पता नहीं था। और वो कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बना देते थे जो यहाँ के लोगों के कल्चरल जो वैल्यूज है, जो मैनर्स है, जो कस्टम्स है, उसको हर्ट करता था, है ना। इसीलिए कहता है कि बहुत जरूरी हो गया था अब स्पेशली 1857 के रिवोल्ट के बाद कि यहाँ के लोग जो एलियन पीपल है, किसके लिए, अंग्रेज के लिए, जो यहाँ के लोग इस तरह के एलियन है जिनके बारे में जानते नहीं है, उन पे अगर आपको रूल करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपको डीप नॉलेज हो यहाँ के लोगों के मैनर्स एंड सोशल सिस्टम का। एक कारण ये भी हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडोलॉजिकल स्टडीज में इन लोगों ने इंटरेस्ट लिया। आगे कहता है एक फैक्टर और था, सिमिलरली द क्रिश्चियन मिशनरीज, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, दे वांटेड टू फाइंड आउट द वनरेबल पॉइंट्स। ये जो वनरेबल पॉइंट्स होता है मतलब होता है दुर्बलताओं या कमजोरियां। भारत के जो हिंदू लोग थे, यहाँ के जो आदमी थे, उनका जो कमजोरियां होता है, जो दुर्बलताएं हैं, उसको ढूंढना चाह रहा था इन हिंदू रिलीजियन। किस लिए, तो उनको कन्वर्ट किया, जैसे उनकी कमियों को ढूंढो और उसको बताओ कि तुम्हारे अंदर इतनी कमी है, ये कमी है, वो कमी है, ताकि उनका माइंड को कन्वर्ट किया जा सके, उनको डाइवर्ट किया जा सके और उसके सामने में क्रिश्चियनिटीज की अच्छाई बता करके उनको मतलब कन्वर्ट कर लिया जाए क्रिश्चियनिटी में। ये था एंड स्ट्रेंथन द ब्रिटिश एम्पायर। और जब क्रिश्चियन लोग ही यहाँ पे रूल कर रहे हैं और लोगों को, यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो मजबूत हो जाएगा, ये इनके दिमाग में था। To meet these needs, ancient scriptures were translated on a massive scale under the editorship of Max Muller। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए या इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ के जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथ को मैक्स मुलर साहब के अंतर्गत उसके एडिटरशिप में बड़े पैमाने पे ट्रांसलेट किया गया। यही कह रहा है, कहता है although 50 volumes same in several parts, some in several parts were published under the Sacred Books of the East India Series। कहता है ईस्ट सीरीज, कहता है Sacred Book of the East Series, इस बुक के अंतर्गत बहुत सारे बुक को पब्लिश किए। इस नाम के अंतर्गत Sacred Books of the East Series के अंतर्गत बहुत सारे बुक को पब्लिश किया गया। कहता है कि although few Chinese and Iranian texts were included, ये जो टाइटल था सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज, इसके तहत बहुत सारे चाइनीज और ईरानियन बुक्स भी थे, लेकिन ज़्यादातर इंडियन जो रिलीजियस बुक थे वही थे। रियली द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट प्रीडोमिनेटेड इन द सीरीज, ज़्यादातर जो इंडियन टेक्स्ट थे वही उसमें डोमिनेटेड थे। आगे कहता है, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझ लीजिएगा तो जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस है उनका आपको माइंड से पता चल जाएगा। ये क्या कह रहा है, इन द इंट्रोडक्शन टू दीज वॉल्यूम्स, जितने भी वॉल्यूम्स अभी तक ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया था उसका जो इंट्रोडक्शन था, और इन इंट्रोडक्शन के बेस्ड पे जो और ज्यादा बुक लिखे गए उसके बारे में कह रहा है कि मैक्स मुलर एंड अदर वेस्टर्न स्कॉलर्स मेड सर्टेन जनरलाइजेशंस। वो मैक्स मुलर या अदर जो हिस्टोरियंस थे वेस्टर्न्स, उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला, है ना, जनरलाइजेशन किया कि ये था या नहीं था, ये सारी बातें क्या था। टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 पॉइंट उन्होंने जनरलाइजेशन में किया है। ये कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, जनरलाइजेशन किया किसके बारे में, अबाउट द नेचर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी। जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री था या जो प्राचीन समाज था उनके बारे में इन्होंने जनरलाइज करके कुछ निष्कर्ष निकाला। पहला पॉइंट कहता है, दे स्टेटेड दैट एंशिएंट इंडियंस लैक्ड ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। कहता है जो एंशिएंट इंडियंस थे उसमें सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था,
बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि सेंस ऑफ हिस्ट्री जो प्राचीन भारत के लोग थे उसमें था ही नहीं। अब एक बार सेंस ऑफ हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट करके कहता हूँ। सेंस ऑफ हिस्ट्री, सेंस ऑफ हिस्ट्री ये क्या होता है? देखिए, ये कहता है कि अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो किस चीज को लेकर के, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट है उसको लेकर के हो, पहला पॉइंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स को लेकर के आपके पास एक समझ हो, एक बोध हो, एक ज्ञान हो, एक समझदारी हो, पहला पॉइंट। उसके बाद चेंज एंड कंटिन्यूटी, दूसरा पॉइंट है अगर आपके पास चेंज एंड कंटिन्यूटी की समझ है तो इसका मतलब आपको हिस्ट्री की समझ है। तीसरा बोलता है कि आपको उस कंटेक्स्ट की समझ हो, उस कंटेक्स्ट की समझ हो जिस कंटेक्स्ट में लोग मतलब पीपल, आइडियाज एंड सोसाइटी जो है इवॉल्व हुआ है। जो लोग होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, जो सोसाइटी है, वो जो इवॉल्व हुआ है वो किस कंटेक्स्ट में इवॉल्व हुआ है उसको लेकर के आपके पास एक बोध हो, एक समझदारी हो, तो इसको बोलते हैं कि आपको सेंस ऑफ हिस्ट्री है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम बात करना चाहते हैं वह है कि जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर है वह किस तरह से लोगों को, आइडियाज को या सोसाइटी को शेप्ड देता है। ये कह रहा है इवॉल्व होता है, ये कह रहा है शेप्ड देता है। ये कैसे शेप देता है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स, इसको लेकर के अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, इसको लेकर के अगर आपके पास बोध है और ज्ञान है, इसका मतलब आपको सेंस ऑफ हिस्ट्री है। आगे कहता है कि आइडेंटिटी एंड जो बिलोंगिंग होता है कि हमारी पहचान क्या है। पांचवा नंबर कहता है कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन है, हु वी आर, ये भी हिस्ट्री बताता है। कहता है कि हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स होता है वो हमें शेप देता है, हमें बताता है कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। ये जब हो जाता है तब बोलता है, ये जो समझदारी होती है इसका मतलब उस समाज में सेंस ऑफ हिस्ट्री है। ये पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट होता है कि ये आपके पास अगर सेंस है, समझदारी है कि जो पास्ट का इवेंट है और डेवलपमेंट है वो किस तरह से प्रेजेंट और फ्यूचर को डिसाइड करता है या प्रेजेंट और फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालता है, या पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों किस तरह से को रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, इसकी जब समझदारी हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस समाज में या उस लोग में सेंस ऑफ हिस्ट्री है। और लास्ट पॉइंट, जो सेवंथ पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं, सेंस ऑफ हिस्ट्री क्या होता है उसके तहत कि अवेयरनेस हो, अपने कल्चर एंड हेरिटेज को लेकर के जागरूकता हो, तब कहा जाता है कि उसके पास सेंस ऑफ हिस्ट्री है। मतलब ये 7 पॉइंट में हमने आपको बताया कि सेंस ऑफ हिस्ट्री क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो कहा कि सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था, तो सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था स्पेशली ये बोलता है कि भारत के लोगों को टाइम एंड क्रोनोलॉजी, समय और काल का बोध जो होता है उसका ज्ञान नहीं था। और क्रोनोलॉजी का मतलब होता है तिथि क्रम, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, इसका सेंस नहीं था। मतलब क्या है? पहला पॉइंट बोला कि भारत के प्राचीन समाज के लोगों को सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था, स्पेशली द फैक्टर ऑफ टाइम एंड क्रोनोलॉजी का कंसेप्ट उसको नहीं मालूम था। पहला पॉइंट। दूसरा बोलता है दे एडेड दैट द इंडियंस वेयर accustomed टू डेस्पोटिक रोल। जो भारत के लोग थे प्राचीन काल में वो डेस्पोटिक मतलब निरंकुशवादी जो शासन होता है उसका आदी हो गया था, उसका यूज टू हो गया था, उसका accustomed हो गया था। दूसरा पॉइंट फर्दर कहता है जो नेटिव्स मतलब भारत के लोग थे वेयर इनग्रोस्ड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म और द नेक्स्ट वर्ल्ड एंड लिस्ट बॉदर्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। कहता है जो भारत के लोग थे, प्राचीन भारत के लोग, वो ज्यादातर इनग्रोस्ड थे मतलब डूबे हुए थे। किस बात को लेकर के बातचीत करते रहते थे, उनके बारे में चिंतन करते रहते थे, तो वो कहता है प्रॉब्लम्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात करता रहता था कि मृत्यु के बाद क्या होगा, वहां पे क्या होगा, मतलब वहां पे जो देवता है, जो उसके फिर काल है, उसके बाद जो मौत होता है, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है मतलब अदर वर्ल्ड जो नेक्स्ट वर्ल्ड के बारे में, उनके बारे में ही ज्यादातर जो स्पिरिचुअल लीडर है वो बात करते थे। लोगों में ही यही सारी चर्चा चलता रहता था कि आफ्टर डेथ क्या होगा, नेक्स्ट वर्ल्ड में क्या होगा, इसी सब को लेकर के वो रहते थे, इसी समय डूबे रहते थे। और कहते हैं लिस्ट बॉर्डर थे, ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देते थे
किसको लेकर के? जिस वर्ल्ड में वो रहते थे उस वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम्स था उस प्रॉब्लम को लेकर के उनका कोई ध्यान नहीं था। ये बात ये कहा गया है। ठीक, 3 पॉइंट बोल दिए। चौथा बोलता है कि कास्ट सिस्टम वाज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट विशियस फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। कहता है कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब एक तरह का दुष्चक्र था और इसका मेन कारण था कास्ट सिस्टम। इस कास्ट सिस्टम को बहुत बढ़ा चढ़ा करके अंग्रेजों ने बताने की कोशिश किया है और ये चौथा पॉइंट बताया है कि भारत के प्राचीन समाज इस तरह से फंसे हुए थे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, इस तरह से दुष्चक्र में फंसा हुआ था और कह रहा था इसका मेन कारण जो है, बहुत बड़ा जो कारण है वो कास्ट सिस्टम है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, द वेस्टर्न स्कॉलर्स स्ट्रेस दैट द इंडियंस हैड नाइदर एक्सपीरियंस्ड फीलिंग ऑफ नेशनहुड। कहता है कि जो एंशिएंट इंडियंस थे उनको नेशनहुड मतलब जो राष्ट्र होता है, जो देश होता है, उसको लेकर के जो एक फीलिंग था, एक भावना था, उसका कभी भी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब उनको इसके लेकर के कोई समझदारी नहीं था, मतलब ये भाव उसमें था ही नहीं। और कहता है कि उनके पास कोई सेल्फ गवर्नमेंट का भी कंसेप्ट नहीं था। मतलब हम बोलते हैं ना कि स्विंग से जो गवर्न होता है, स्विंग से जो गवर्न होता है, सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं था। भारत के लोग ही गवर्न कर रहे हैं, इसको लेकर के सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं था। ये टोटल 6 पॉइंट बताया गया है कि ये जनरलाइज फैक्ट्स था भारतीय इतिहास, मतलब प्राचीन भारत के लोगों को लेकर के। ये जो है ये किस आधार पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला है? जो प्राचीन भारतीय टेक्स्ट थे उनका स्टडी करने के बाद उनको ये लगा कि ये 6 पॉइंट ऐसा है जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लोगों में ये नहीं था या ये प्रॉब्लम था। क्लियर हो गया? कहता है मेनी ऑफ दीज जनरलाइजेशंस अपीयर्ड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। कहता है एक बुक है, ये बुक है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसके लिखने वाले हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ, V.A. स्मिथ, है ना, बहुत नाम सुने होंगे V.A. स्मिथ का। कहता है कि इसमें से जो 6 जनरलाइज पॉइंट हम बताए हैं इसमें बहुत सारे इस बुक में इंक्लूड किया गया। Who prepared the first systematic history of ancient India in 1904? ये V.A. स्मिथ ने फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया को प्रोड्यूस किया, प्रिपेयर किया 1904 में, जिनमें ये सारे जनरलाइज जो पॉइंट जो बताया गया है उनको भी मेंशन किया गया। दिस बुक वाज बेस्ड ऑन द डीप स्टडी ऑफ अवेलेबल सोर्सेस gave प्राइमेसी टू पॉलिटिकल हिस्ट्री। कहता है ये बुक बहुत ही गहराई से डीप स्टडी करने के बाद लिखा गया, जितने भी अवेलेबल सोर्स थे, जो प्राइमरी सोर्स थे, उनको पढ़ करके आधार पे, उन सोर्स के आधार पे लिखा गया और इस बुक में जो फोकस किया गया है वो पॉलिटिकल जो एरिया है उसको फोकस किया गया है। इट सर्व एज ए टेक्स्ट बुक फॉर नियरली 50 years एंड इज स्टिल यूज्ड बाय स्कॉलर्स। कहता है 50 साल तक इवन जो ICS के एग्जाम पास करते थे भारत में आकर के, वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता था, उनको जो भारत के बारे में बताया जाता था, उनके लिए ये बुक कंपलसरी था कि ये बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है तभी भारत को समझ पाएंगे। तो भारत को समझने के लिए भी इन लोगों को भारत का नजरिया नहीं चाहिए था, भारत को समझने के लिए भी वेस्टर्न जो नजरिया था उस नजरिए से ये लोग भारत को समझ रहे थे। तो भारत को कभी समझ ही नहीं पाओगे भैया, तो भारत को समझना होगा तो भारत के नजरिए से समझना होगा। इसीलिए ये जो हिस्टोरियंस है इनको बाद में काउंटर किया गया, उस पर हम आगे आएंगे, अभी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कहता है स्मिथ्स अप्रोच टू हिस्ट्री वाज प्रो इंपीरियलिस्ट। इंपीरियलिस्ट का मतलब होता है साम्राज्यवादी, प्रो इंपीरियलिस्ट का मतलब होता है जो साम्राज्यवाद जो होता है उसके प्रति आपका झुकाव है। साम्राज्यवाद का क्या मतलब होता है? जब आप ताकत के बल पे किसी दूसरे के भूभाग पे कब्जा कर लेते हो उसको बोलते हैं एम्पायर खड़ा करना, और ऐसे लोगों को बोलते हैं इंपीरियलिस्ट। और जो लोग इंपीरियलिस्ट के पक्ष में झुकाव रखते हैं उसको बोलते हैं प्रो इंपीरियलिस्ट। क्लियर? एज ए लॉयल मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब ये ICS के एक रॉयल मेंबर थे। ही एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ फॉरेनर्स इन एंशिएंट इंडिया। अब चूंकि ये इंपीरियलिस्ट सोच के ही लोग थे तो भारत में जितने भी फॉरेनर्स आए थे उनका जो रोल होता है उनको बढ़ा चढ़ा करके इन्होंने बताया, क्योंकि इंपीरियलिस्ट थे, भारत में जो बाहर से आया उन्होंने भी यहाँ पे एम्पायर खड़ा किया तो उनके पक्ष में बढ़ा चढ़ा के इन्होंने लिखा।
जैसे अलेक्जेंडर्स इन्वेजन अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ हिज बुक। मान लीजिए एक ये है, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। अब इस भाग में से एक भाग ये हो गया। अब आप एक बुक लिख रहे हैं, उसमें से 1/3 और ये हो गया 2/3 है ना। 1/3 ये हो गया और इसका हो गया 2/3। कहता है 1/3 मतलब 3 भाग में बांट दीजिए, उसमें से एक भाग में सिर्फ अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ है उसी को कवर किया गया। अब समझिए ये राइटर कितना बड़ा इंपीरियलिस्ट मतलब होगा, कितना बड़ा निगेटिव सोच का होगा। एक पूरा बुक लिख रहे हैं, उसमें 1/3 जो पार्ट है, 1/3 पार्ट जो है सिर्फ अलेक्जेंडर को लिख रहा है। तो सोचिए इससे क्या मतलब होता है। इंडिया वॉज प्रेजेंटेड एज ए लैंड ऑफ डेस्पोटिज्म which did not experience political unity until the establishment of British rule। ये आदमी कह रहे हैं, वी एस स्मिथ कह रहे हैं अपने बुक में कि भारत में जो है ये एक तरह का डेस्पोट मतलब निरंकुश शासन था, यहाँ पे डेस्पोटिज्म था। और कहता है कि भारत में कभी भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आया, और वो भी तब आया जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। तो ये सब समझ रहे हैं। वी एस स्मिथ अब क्या कह रहा है, कहता है कि भैया यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी कभी था ही नहीं। यही बात तो आज भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हमारे बोलते हैं बाहर में जाकर के कि भारत वाज नॉट ए पॉलिटिकल एंटिटी, इट इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल यूनिटी। तो कहता है इसको काउंटर करना होगा। जो आदमी ये बात कहता है वो वास्तव में वी एस स्मिथ की जो विचारधारा है उसी को कंटिन्यू कर रहा है। क्लियर? एज ही ऑब्जर्व्ड, autocracy is substantially the only form of government with which historians of the India is concerned। ये अपनी बात में लिखता है, वो कोटेशन है कि जो ऑटोक्रेसी है, जो निरंकुशता है, स्वेच्छाचारी शासन है, ये कहता है कि भारत में यही एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जिनको कि उस समय के भारतीय विद्वान जो है उनको इसके बारे में जानकारी था। इसके अलावा और कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के उनके बारे में जानकारी प्राचीन भारतीय विद्वानों को नहीं था, या प्राचीन भारत के जो हिस्टोरियंस थे पहले उनको इसके अलावा ऑटोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अलावा कोई अन्य जो फॉर्म है उसके बारे में जानकारी नहीं था। ये कोटेशन उन्होंने अपने बुक में लिखा है। कहता है इन सम ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री सर्व टू डेनिग्रेट इंडियन कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स। मतलब जो इंडियन कैरेक्टर है और जो अचीवमेंट्स है उसको नीचे दिखाना ही ब्रिटिश इंटरप्रिटेशंस का मेन उद्देश्य था। ठीक है? एंड जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल, और उनका जो अपना कॉलोनियल रूल था भारत में उसको जस्टिफाई करना है। क्या मतलब है, तुम्हारे पास जो है वो खराब है इसलिए हमारे पास जो अच्छा है वो तुम ले लो, या हम जो तुमको दिए हैं वो बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो खराब है। मतलब अपने चीज को जस्टिफाई करने के लिए आप बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है वो खराब है। मतलब पर्पस क्लियर था कि हमको अपने जो कॉलोनियल रूल है उसको जस्टिफाई करना है, इसीलिए भारत में जो पहले से इंडियन कैरेक्टर और अचीवमेंट्स है उसको नीचे दिखाना, यही पर्पस था। ए फ्यू ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन अपीयर टू बी समव्हाट वैलिड। कहता है कुछ हद तक कुछ जो ऑब्जर्वेशन है वो सही साबित होता है। 10 कंपेयर टू द चाइनीज द इंडियंस डिड नॉट शो एनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी। कहता है यद्यपि ऐसा है कि चाइनीज की तुलना में अगर हम कंपेयर करें भारतीयों का तो सेंस ऑफ जो क्रोनोलॉजी है, तिथिक्रम है, एक के बाद फिर इसके बाद उसके बाद उसके बाद, इसको लेकर के थोड़ा सा भारतीय बहुत ज़्यादा सजग नहीं थे। ऑल्दो in the earlier stage important events were dated with the reference of the date of the गौतम बुद्धा। कहता है फिर भी गौतम बुद्धा का जो डेट है वो एक तरह सा टाइम का, समय का, क्रोनोलॉजी का एक मार्ग था जिनके रेफरेंस से भारत में समय का निर्धारण किया जाता था। जैसे आज भी माँ को पूछता हूँ मेरा जन्म कब हुआ, तो माँ बोलती है कि सुबह 4 बजे एक बार भूकंप आया था, उससे 1.5 साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ। क्या मतलब होता है कि वो जो भूकंप आया था वो क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक उसी तरह से गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह एक तरह से रेफरेंस है जिसके आधार पे बोलता है कि उससे पहले, उसके बाद, उससे पहले 500, 200, 300 या उसके बाद 100, 200, 400, 500 साल बाद
ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। तो गौतम बुद्धा का जो डेथ है वो एक तरह का रेफरेंस पॉइंट था। यही तो है क्रिश्चियन ईरा क्या होता है, जो क्रिश्चियन जो जीसस क्राइस्ट है उनका जो डेथ हुआ है उसको आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो भारत में भी गौतम बुद्धा के डेथ को रेफरेंस पॉइंट माना गया, लेकिन उसको बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया गया। However, generalizations made by historians were neither false or grossly exaggerated. और neither नहीं either. However, generalization made by historians were either false और grossly exaggerated। कहता है भैया ये जो जनरलाइजेशन बनाए हो ना, 6 को जो पॉइंट हम बताएं कि जनरल क्या ये पॉइंट निष्कर्ष निकाले हैं, ये बिल्कुल ही फॉल्स था भैया, या बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहा गया। They could serve as a good propaganda material for the perpetuation of the despotic British rules। कहता है कि ये इस तरह से जो बताया गया है ना, ये 6 पॉइंट में जो बताया गया है, भारत को जो नीचे दिखाया गया है, वास्तव में ये एक तरह का प्रोपगंडा मटेरियल था। प्रोपगंडा मटेरियल भारत को, भारत के लोगों को, भारतीय समाज को, रीति रिवाज को बहुत ही नीचे दिखाओ, और ताकि ब्रिटिश जो रूल है उनको लगातार बनाए रखा जा सके। कहता है कि तुम सिविलाइज नहीं हो, तुमको सिविलाइज्ड करने के लिए हमारा रूल एस्टेब्लिश किया है, इसीलिए जब तक तुम सिविलाइज नहीं हो जाते हो तब तक हमारा रूल तुम्हारे देश में चलता रहेगा। यही तो यहाँ पे बताना चाह रहा है, और इससे ज़्यादा सिविलाइज भारत था उस समय भी। देयर एम्फेसिस ऑन द इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ वन मैन रूल कुड जस्टिफाई द सिस्टम which vested all powers in the hands of the viceroy। कहता है वो जो कह रहा था कि भारत में ऑटोक्रेसी है ना, मतलब जो इंडियन ट्रेडिशन वन मैन रूल है, ये क्यों बता रहा है कि भारत में वन मैन रूल का ट्रेडिशन है? वो इसलिए बता रहा है कि उस समय जो वायसराय थे उन्हीं के हाथ में जो पूरा पावर था ना, उसको जस्टिफाई किया जा रहा था। मतलब हम जो आज तुम्हारे साथ मतलब सारा पावर अपने वायसराय के हाथ में दे दिए हैं, उसको जस्टिफाई इसलिए कर रहा है कि तुम्हारे प्राचीन काल में भी ऐसा ही शासन था, जब तुम्हारे पास था उस समय का शासन, आज हम भी कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। यही बात था। सिमिलरली इन द इंडियंस वेयर ऑब्सेस्ड with the problems of the other world, the British colonial material masters had no option but to look after their life in this world। कहता है कि आप लोग इतना डूबे हुए हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अदर वर्ल्ड में कि इस दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना ये ब्रिटिश कॉलोनियल जो मास्टर्स है उनका काम है, जिम्मेदारी है। अगर वो ना करे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों को, भारत के लोगों को इस वर्ल्ड के प्रॉब्लम से ज़्यादा कुछ लेना देना था नहीं। वो तो नेक्स्ट जो वर्ल्ड है उसके बारे में चिंता करते रहते थे। इसीलिए इस वर्ल्ड में रूल करके इन सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह से भी अपने रूल को जस्टिफाई करते थे। विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रूल इन द पास्ट, हाउ कुड द नेटिव्स मैनेज देयर अफेयर्स इन द प्रेजेंट। कहता है कि जब आप लोगों के पास्ट में कोई भी सेल्फ रूल का एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो आप आज प्रेजेंट में सेल्फ रूल कैसे कर लीजिएगा। भारत के लोग जिसका इतिहास में सेल्फ रूल का एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है, तो आज के प्रेजेंट अफेयर्स में वो सेल्फ रूल नहीं कर सकता, इसीलिए भारत में सेल्फ रूल नहीं हो सकता। एट द हार्ट ऑफ ऑल सच जनरलाइजेशंस ली द नीड ऑफ demonstrating that the Indians were incapable of governing themselves। मतलब रियल मोटिव क्या था? इन सारे चीजों का रियल मोटिव था कि जो इंडियंस है वो गवर्न करने के लिए खुद इनकैपेबल है, इसीलिए जो कॉलोनियल रूल है वो जस्टिफाइड है। यही इनका रियल मोटिव था कि कॉलोनियल रूल सही है, लगातार बना रहे, ये भी सही है, क्योंकि भारत के लोग खुद को गवर्न करने में इनकेपेबल है। रियल मोटिव यही था इन सारे रिसर्च का। क्लियर? तो यही बात है। आगे हम बात कर रहे हैं नेशनल अप्रोच। तो हम जो बात कर रहे थे वह है नेशनलिस्ट अप्रोच एंड कंट्रीब्यूशन। कहते अभी जो हमने देखा कॉलोनिस्ट जो अप्रोच था, उनका जो व्यूज था वो कितना बाइस्ड था, उसी के कंटेक्स्ट में अब हम नेशनलिस्ट अप्रोच एंड कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कहता है ऑल दिस नेचुरली केम एज ए ग्रेट चैलेंज टू इंडियन स्कॉलर्स। ऑल दिस मतलब जितनी भी आगे हम बात किए, अभी जो पहले बात किए हैं, वो सारे नेचुरली जो ग्रेट इंडियन स्कॉलर्स थे उनके लिए एक चैलेंज लेकर के आया। पार्टिकुलरली दोज टू
जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, वेस्टर्न एजुकेटेड थे, उनके लिए एक चैलेंज आया। दे वेयर इट, मतलब वो क्या हो गए, इट हुए, मतलब चिढ़े हुए थे। किस चीज को लेकर के, ये जो कॉलोनियल डिस्टॉर्शंस थे कि भारत के पास्ट को लेकर के जो कॉलोनियल हिस्टोरियन ने डिस्टॉर्शंस, मतलब उनको एक तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश किया था। एंड एट द सेम टाइम डिस्ट्रेस बाय द कंट्रास्ट, एक तरफ से चिढ़े हुए थे और साथ ही साथ दुखी भी थे। चिढ़े हुए इसलिए थे क्योंकि जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे भारत के पास्ट को डिस्टॉर्ट करके पेश करने की कोशिश किया, और दुखी इसलिए थे कि भारत का जो सोसाइटी था और जो ब्रिटेन का सोसाइटी था, दोनों में अंतर था। क्या अंतर था, इसको देख लीजिए। कहता है कि जो डिकेइंग फ्यूडल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड प्रोग्रेसिव कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, इसमें इतना ज्यादा गैप था कि भारत में जो फ्यूडल सोसाइटी है वो बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया था भारतीय सोसाइटी को। फ्यूडलिज्म ने भारतीय सोसाइटी को बिल्कुल ही नीचा रसातल तक पहुंचा दिया था, और वहीं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी था वहां पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस का काम हो रहा था। ये जो गैप था, इस गैप को लेकर के भी बहुत दुखी थे। ए बैंड ऑफ स्कॉलर्स, एक स्कॉलर्स का समूह, बैंड ऑफ स्कॉलर्स मतलब एक समूह था, took upon themselves, उन्होंने जिम्मेदारी लिया किस बात का, नॉट ओनली द मिशन टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी, सिर्फ इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने का नहीं, फिर किस किस चीज का, ऑल्सो टू रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट जो इंडियन हिस्ट्री है जिसको डिस्टॉर्ट करके कॉलोनियल हिस्टोरियन ने पेश किया था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, पुनः कंस्ट्रक्ट करना है, इन ए सच ए मैनर, इस तरीके से करना है, एज टू मेक केस फॉर सोशल रिफॉर्म एंड मोर इंपॉर्टेंटली फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, कि हम इस तरह से इतिहास को लिखेंगे कि हमारा सोशल रिफॉर्म का भी काम हो, और हम ये भी बता सकें कि हमारे पास सेल्फ गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट था। मतलब एक तरह से कॉलोनियल हिस्टोरियंस को काउंटर करना था। इसी क्रम में इन डूइंग सो मोस्ट हिस्टोरियंस वेयर गाइडेड बाय द नेशनलिस्ट आइडियाज ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म। कहता है कि जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे उनको काउंटर करने के प्रोसेस में ज्यादातर हिस्टोरियंस जो गाइड हो रहे थे, जो मोटिवेटेड हो रहे थे, वो हो रहे थे नेशनलिस्ट आइडिया से। लेकिन ये नेशनलिस्ट जो आइडिया था वो बेस्ड था हिंदू रिवाइवलिज्म पर। ये लाइन यहाँ पे कह रहा है, क्लियर। कहता है बट देयर वाज नो डेर्थ ऑफ द स्कॉलर्स, मतलब उन स्कॉलर्स की भी कमी नहीं थी जिसने अडॉप्ट किया क्या, रेशनलिस्ट एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जिसने रेशनलिस्ट एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट किया। ऐसे भी इतिहासकारों का कमी नहीं था। समझ में आ रहा है। अब कहता है टू द सेकेंड कैटेगरी, मतलब ये जो रेशनलिस्ट एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाने वाले जो हिस्टोरियंस थे, इस कैटेगरी की बात कर रहा है कि बिलोंगिंग टू राजेंद्र लाल मित्रा, मतलब इस कैटेगरी के जो हिस्टोरियंस थे उसमें नाम था राजेंद्र लाल मित्रा। पब्लिश किया सम वैदिक टेक्स्ट एंड रोट ए बुक एडिटेड इंडो आर्यंस, इन्होंने बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट को पब्लिश किया, और जो इंडो आर्यंस होते हैं ये नाम से एक बुक उन्होंने लिखा। ए ग्रेट लवर ऑफ एंशिएंट हेरिटेज, जो एंशिएंट हेरिटेज है उनके बहुत बड़े लवर थे। एंड टुक ए रेशनल व्यू ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, जो एंशिएंट सोसाइटी था उनको लेकर के इनका एक रेशनल व्यू था। एंड प्रोड्यूस ए फोर्सफुल ट्रैक्ट टू शो दैट इन एंशिएंट टाइम्स पीपल टुक बीफ, कहता है कि उन्होंने दिखाने की कोशिश किया रेशनल व्यू को अपनाते हुए, ऑब्जेक्टिव व्यू को अपनाते हुए, कि प्राचीन भारत के लोग गौ मांस खाते थे। ये बिल्कुल रेशनल नहीं है, नॉट फैक्चुअल है, नॉट ऑब्जेक्टिव है, ये खुद बाइस्ड हो गए हैं। मतलब ये बात समझिएगा कि आप जो लिख रहे हैं उसका पर्पस क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, है ना। और ये जो हिस्टोरियंस जिस बुक को लिख रहे हैं वो एकाएक इनको एक यही एग्जाम्पल मिला था ये दिखाने के लिए कि इन्होंने रेशनलिस्ट और जो ऑब्जेक्टिव व्यू लिया है, नहीं, ये सारे जो है ना परसेप्शंस क्रिएट कर रहे थे कि भारत में आज भी गाय बहुत ही पवित्र माना जाता है। वो गाय जिसको भगवान श्री कृष्ण चराते थे, वो गाय जिसके दूध से भगवान श्री कृष्ण माखन खाते थे, उस दूध के माखन से, वो गाय जो मतलब भारतीय जो कृषि है उसके लिए एक तरह से बेस का काम करता है, वो गाय जो भारत में पूजनीय है, उनको लेकर के ऐसी बात करना ये कहीं से भी ना तो ऑब्जेक्टिव है ना ही रैशनल है। बहुत ही मतलब एक तरह से बाइस्ड है, ये लाइन ही बाइस्ड लिखा गया है।
ठीक है, इसीलिए जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो इन सारे चीजों को लेकर के आप सजग रहें कि आप कहीं जो राइटर है बुक का उसके इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ रहे हैं। आपको यहाँ से फैक्ट लेना है, आपको यहाँ से पिक्चर लेना है। इन्होंने जो हिस्ट्री को लिखा है उसमें बहुत सारी चीज़ अच्छी चीज़ है, उनको ले करके और यहाँ पे जो बाइसनेस दिखाया गया है उनको वहीं पे छोड़ करके आगे निकल जानी है। क्लियर? Others try to prove that in spite of its peculiarities, the caste system was not basically different from the class system based on division of labor found in the pre-industrial and ancient societies of the Europe। कहते देखिए भैया, आप कास्ट सिस्टम को लेकर के हमारा तो बहुत बुराई किए, लेकिन अगर आप कंपेयर कीजिए ब्रिटिश जो प्री इंडस्ट्रियल एंशिएंट सोसाइटी है यूरोप में, वहां पे जो क्लास का डिवीजन था वो डिवीजन एक तरह से यहाँ पे जो कास्ट का डिवीजन है उसी के सिमिलर है। इसलिए बहुत ऐसा नहीं है कि हम एलियन हैं, आप में सब अच्छाई और हमारे में खराबी है। आपके अंदर भी बहुत सारी खराबी था, मतलब क्लास बेस्ड जो डिवीजन था आपके यहाँ उसी के लगभग हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड था। अब कहता है महाराष्ट्र में एक राइटर थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, हम बोलते हैं इसको आरजी भंडारकर, और दूसरा था विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, वी के राजवाड़े। emerged as two great dedicated scholars who pieced together varied sources, बहुत सारे सोर्स को इकट्ठा किए to reconstruct the social and political history of the country। याद रखिएगा, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब एक तरह से पुनः निर्माण कर रहे हैं हिस्ट्री का। इस पे फिर हम एक बार लेक्चर लेंगे, हिस्ट्री जो है वो है या जो हिस्ट्री लिखा जाता है वो होता है, तो आगे हम बात करेंगे कभी। तो अभी कह रहा है कि ये दो ग्रेट हिस्टोरियंस थे जिन्होंने जो पॉलिटिकल हिस्ट्री था भारत का, सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री था, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया बहुत सारे सोर्स को कलेक्ट करके। आरजी भंडारकर रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द दक्कन ऑफ द सातवाहना। दक्कन में जो सातवाहना का रूल था उनका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री आरजी भंडारकर ने लिखा, एंड हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म, और जो वैष्णविज्म का हिस्ट्री है उनको भी लिखा। ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, थ्रू हिज रिसर्च ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एंड कास्टिगेटेड द इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। कहता है ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, अपने रिसर्च के आधार पे, मतलब अपने रिसर्च में रिसर्च करते करते वैदिक ग्रंथों तक चले गए और उनका रिफरेंस देकर के बोला कि वैदिक काल में भी विडो रीमैरिज होता था। मतलब रिसर्च के दम पर पे विडो रीमैरिज को एडवोकेट किया, बोला कि ऐसा होना चाहिए, और कास्टिगेटेड मतलब विखंडन किया, खंडन किया इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। जो कास्ट सिस्टम है और जो चाइल्ड मैरिज है उनका खंडन किया, उनका बुराई किया, उनको बोला कि ये नहीं होना चाहिए। विथ हिज अनएडल्ट्रेटेड पैसन, मतलब विशुद्ध जो पैसन होता है रिसर्च को लेकर के, वी के राजवाड़े वेंट फ्रॉम, कहां से कहां तक गए, विलेज टू विलेज इन महाराष्ट्र इन सर्च ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट के खोज में गांव-गांव भटके, एंड सोर्सेस ऑफ मराठा हिस्ट्री, मराठा हिस्ट्री को लेकर के जो सोर्सेस थे उनको लेकर के गांव-गांव घूम के उसको इकट्ठा किए। The sources came to be published in 22 volumes, और इन सबको पब्लिश किया गया 22 वॉल्यूम्स। He did not write much, वो ज़्यादा लिखे नहीं, but the history of the institutions of marriage, मतलब जो मैरिज का इंस्टीट्यूशंस है उसका उन्होंने हिस्ट्री लिखा, that he wrote in the मराठी। किस भाषा में लिखा? तो मराठी लैंग्वेज में लिखा 1926 में। Will continue to be classic, ये बहुत ही क्लासिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? It's solid base in the Vedic and other text। ये जो वैदिक और अदर टेक्स्ट है इस प्राइमरी सोर्स के आधार पे, प्राइमरी सोर्स पे पूरा रिसर्च करके फिर इन्होंने इस बुक को लिखा था, और एक तरह का क्लासिक बुक है ये। एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द ऑथर्स इनसाइट into the stage in the evolution of marriage in the India, और इतना स्टडी किए, इतना रिसर्च किए कि इनका अपना एक दृष्टिकोण बना, किसको लेकर के, कि इवोल्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया, मैरिज का जो इवोल्यूशन हुआ है एज ए इंस्टीट्यूशंस, इसको लेकर के इनका अपना एक ज्ञान बना, और फिर इन्होंने बुक में बताया कि कैसे स्टेज बाय स्टेज मैरिज का इवोल्यूशन हुआ है। पांडुरंगर वामन कांगे, पी.वी. काने, ए ग्रेट संस्कृतिस्ट वेडेड टू सोशल रिफॉर्म, मतलब संस्कृत से भी थे और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म से भी जुड़े हुए थे।
कंटिन्यूड देयर अर्लियर ट्रेडिशन ऑफ स्कॉलरशिप, मतलब इससे पहले जो विद्वता का एक परंपरा चला आ रहा था उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। हिज मोनुमेंटल वर्क इंटाइटल्ड द हिस्ट्री ऑफ द धर्म शास्त्र, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। हिस्ट्री ऑफ धर्म शास्त्र के राइटर कौन है तो ये पूछा जा सकता है। पब्लिश्ड इन 5 वॉल्यूम्स इन द 20th century is an encyclopedia of ancient social laws and the customs। सोशल लॉस मतलब जो सामाजिक नियम है और जो रीति रिवाज है उसको लेकर के अगर आप कहें कि इंसाइक्लोपीडिया है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, तो बिल्कुल ही आप सही कह रहे हैं। इट एनेबल्स अस टू मेक ए स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेस इन द एंशिएंट इंडिया। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एंशिएंट इंडिया में जो सोशल प्रोसेस है वो किस तरह से डेवलप हुआ। क्लियर? आगे, द इंडियन स्कॉलर्स डिलीजेंटली स्टडीड, बहुत ही गहराई से बहुत ही धैर्य के साथ स्टडीज किया किसका? पॉलिटी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री to demonstrate that India did have its political history and that the Indians possessed expertise in administrations। कहता है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटी का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और यह साबित किया, यह दिखाया कि इंडियंस जो लोग थे उनका एक अपना पॉलिटिकल हिस्ट्री भी रहा है, मतलब भारत में एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशंस रहा है। भारत के लोग जो है बहुत ही एक्सपर्टीज थे उनका एडमिनिस्ट्रेशंस में। चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र लिखा है वैसा एडमिनिस्ट्रेशन से बुक आज तक किसी ने लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया। हियर ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन टू देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, एन एपिग्राफिस्ट हु पब्लिश्ड बुक्स ऑन अशोका एंड ऑन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। मतलब देवदत्त मतलब D.R. भंडारकर ने एक बहुत ही सुंदर बुक पब्लिश किया, किस पे? तो अशोका पे, और जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उन पे। मोर वैल्यूएबल वर्क्स वाज डन बाय द हेमचंद राय चौधरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, हु रिकंस्ट्रक्टेड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द टाइम ऑफ भारता, मतलब महाभारत वार से लेकर के कब तक? 10th century BC, मतलब जो महाभारत वार हुआ है 10th century BC से लेकर के एंड ऑफ द गुप्ता एम्पायर, इस बीच का इन्होंने इतिहास लिखा। कौन? हेमचंद राय चौधरी ने। ये यूरोपियन जो हिस्ट्री है उनके टीचर थे, इसीलिए बहुत सारे जो मेथड्स थे हिस्ट्री लिखने का और जो कंपैरेटिव इंसाइट्स मतलब कंपेयर करना अदर सोर्स से, जो आप कहना चाहते हैं उसको अदर सोर्स से कंपेयर करके फिर लिखना, ये अडॉप्ट किए इस मेथड्स को इन्होंने। ऑल्दो ही डिड नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ पीरियोडाइजेशंस। पीरियोडाइजेशन क्या होता है? बहुत सारे इसको हम प्रॉब्लम ऑफ पीरियोडाइजेशन क्या होता है इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम कम है। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कहता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस तो नहीं किया, बट हिज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया स्टॉप्ड विद द 6th century AD, मतलब 6th century AD तक इन्होंने अपनी किताब को टाइम को मेंशन किया अपनी किताब में। दो ही रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ V.A. स्मिथ टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। कहता है कि इन्होंने V.A. स्मिथ का जो रिकंस्ट्रक्शन था इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, अर्ली इंडियन हिस्ट्री को लेकर के उसको रिकॉग्नाइज किया, स्वीकार किया, बट उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ब्रिटिश स्कॉलर्स का कि कई जगह पे उन्होंने सही बात नहीं लिखा। कहता है हिज राइटिंग्स वाज मार्क्ड बाय द इम्पेकेबल स्कॉलरशिप, मतलब विशुद्ध, मतलब एक तरह का स्कॉलरशिप था उनका, बट सॉ ए स्ट्रिक ऑफ मिलिटेंट ब्राह्मणिज्म, मतलब एक बहुत ही बड़े स्कॉलर तो थे ही, लेकिन उसकी कमी ये थी कि वो बहुत ही उग्र ब्राह्मणिज्म के मतलब फेवर में रहते थे, मतलब ब्राह्मणिज्म को लेकर के वो एक तरह से इंक्लाइंड थे। व्हेन ही क्रिटिसाइज द अशोकास पॉलिसीज ऑफ पीस, अशोका का जो धम्म पॉलिसी ऑफ पीस था उनको हेमचंद राय चौधरी ने बहुत बड़े पैमाने पे क्रिटिसाइज किया है। कहता है ए स्ट्रॉन्गर एलिमेंट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म अपीयर्स इन हिज राइटिंग, इन द राइटिंग ऑफ R.C. मजूमदार। कहता है जो R.C. मजूमदार हैं, अभी हम हेमचंद राय चौधरी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम R.C. मजूमदार के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है R.C. मजूमदार ने भी भारत का इतिहास लिखा, पर उनके राइटिंग में हिंदू रिवाइवलिज्म जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे उभर के आया। हु वाज ए पब्लिक राइटर एंड द जनरल एडिटर ऑफ द मल्टी वॉल्यूम पब्लिकेशन, बहुत लिखते थे, प्रोलिफिक राइटर थे, बहुत लिखते थे और बहुत सारे बुक को एडिट किया था। उनका जो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ये बुक का नाम था, इनका लिखा। मोस्ट राइटर्स ऑन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री डिड नॉट गिव
एडिक्वेट अटेंशन टू द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के इतिहास पे बहुत ज़्यादा भारत के अर्ली हिस्टोरियंस ने फोकस नहीं किया। इसमें जो के नीलकंठ शास्त्री, ये खुद अपना साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, है ना, द ग्रेट हिस्टोरियंस थे साउथ इंडिया, फॉलोड द सेम अप्रोच। इन्होंने भी साउथ इंडिया के इतिहास पे ज़्यादा फोकस नहीं किया इस बुक में, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में कहता है। लेकिन उन्होंने अपने भूल को सुधारा जब उन्होंने एक और बुक लिखा जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। इस बुक को लिख करके उन्होंने अपनी जो गलतियां थी उसको रेक्टिफाई किया, मतलब साउथ इंडिया के बारे में प्रॉपर लिखा। हिज स्टाइल इज टर्स, मतलब उसका स्टाइल जो बहुत ही संक्षिप्त है, बट हिज राइटिंग वॉज लूसिड, बहुत लूसिड वे में लिखते थे। इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स ही इज एज डिपेंडेबल एज राय चौधरी। जितना आप राय चौधरी पे विश्वास कर सकते हैं उतना ही आप आरसी मजूमदार, नीलकंठ शास्त्री पे आप कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि इनका फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है बहुत ही ऑथेंटिक है। However, his general observation on the nature of polity and society in South India are questioned by several scholars. नीलकंठ शास्त्री ने साउथ इंडिया को लेकर के बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं, उनको लेकर के बहुत सारे इतिहासकारों ने उसका क्रिटिसाइज किया है। आगे कहता है, नीलकंठ शास्त्री एम्फेसाइज द कल्चरल सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मणास, मतलब कल्चरल सुपरमेसी द ब्राह्मणा का उसको लेकर के एम्फेसाइज किया, एंड आल्सो हाईलाइट द हार्मोनी दैट प्रिवेल्ड इन द अर्ली इंडियन सोसाइटी। कहता है कि इंडियन अर्ली सोसाइटी जो है, अर्ली इंडियन सोसाइटी है, उसमें हार्मोनी भी था। अंडर हिज लीडरशिप सेवरल रिसर्च मोनोग्राफ वेर प्रोड्यूस्ड ऑन द डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया। रिसर्च मोनोग्राफ मतलब बहुत सारी पुस्तिका उन्होंने लिखा, उसके लीडरशिप में लिखा गया, जिसने कि डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में बहुत सारे डायनेस्टीज थे, हर डायनेस्टी पे छोटी छोटी पुस्तिका उस समय में उसके लीडरशिप में लिखा गया। कहता है 1960 तक पॉलिटिकल हिस्ट्री अट्रैक्टेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द इंडियन स्कॉलर्स। 1960 तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ज़्यादातर लिखा गया, हु आल्सो ग्लोरिफाइड द हिस्ट्रीज ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स ऑन डायनेस्टिक लाइन्स। अब जो राइटर्स जिस एरिया के थे उस एरिया में जो डायनेस्टीज थे उस डायनेस्टीज के हिस्ट्री को हाईलाइट इन हिस्टोरियंस ने किया, मतलब रीजन वाइज लिखा गया। और कहता है दोज हु रोट हिस्ट्री, मतलब पैन इंडिया, है ना, एट पैन इंडिया लेवल वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। इस आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म के इम्पैक्ट में आकर के पैन इंडिया लेवल पे भी बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा। कहता है इन कंट्रास्ट टू द बुक ऑफ V.A. स्मिथ हु गेव ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल स्पेस टू द अलेक्जेंडर इन्वेजन्स। ये भाई साहब V.A. स्मिथ जो कि प्रो इम्प्रेस्ड थे, इन्होंने मैंने हमें बताया आपको कि 1/3 जो आपका इनका बुक का स्पेस था वो अलेक्जेंडर के इन्वेजन पे ही बेस्ड था, उन्हीं के बारे में लिखा जा रहा था। लेकिन जो इंडियन स्कॉलर्स हुए मच लेस स्पेस दिया अलेक्जेंडर के इन्वेजन का। On the other hand, they stress the importance of dialogue of Porus with Alexander. पोरस और अलेक्जेंडर के बीच जो डायलॉग हुआ, संवाद हुआ, उसको लेकर के इन भारतीय इतिहासकारों ने बहुत ज़्यादा स्पेस दिया। एंड चंद्रगुप्ता मौर्यास लिबरेशन ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम द सेल्यूकस। सेल्यूकस से बहुत सारे जो भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया वाला भाग था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने छीन लिया, उनको इन किताबों में बहुत ज़्यादा स्पेस मिला, यही बात कह रहा है। Some scholars such as P.K. जायसवाल, A.S. Altekar overplayed the role of indigenous रूलिंग डायनेस्टी। कहते भैया कुछ ऐसे भी इतिहासकार हुए जो कि इंडिजिनस रूलिंग डायनेस्टी के बारे में जब लिख रहे थे तो उनके बारे में बहुत ही ओवर एम्फेसाइज्ड किए, ओवर प्लेड किए, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखे। लिबरेशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रूल ऑफ द साकास एंड द कुशानास। कहते हैं शक और कुषाण को मतलब मार के भगा करके जो लिबरेट किया भारत को, उनके बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। कहता है ये लोग कम रियलाइज किए, इस बात पे कम ध्यान दिए कि जो सेंट्रल एशिया एंड सम अदर पीपल जो यहाँ पे आए वो वास्तव में भारत का पार्ट एंड पार्सल बन गए, मतलब भारत के विभिन्न अंग हो गए, भारत का जो लाइफ है उनका एक पार्ट बन गया। और इन्होंने भारत का जो रिसोर्सेस है उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया और उनको वापस जिस जगह से आए थे वहाँ पे नहीं ले गए। इन बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि शक और कुषाण से
शक और कुषाण से भारत के बहुत सारे भूभाग को लिबरेट किया गया, छुड़ाया गया, और उसमें आप शक और कुषाण की इतनी बुराई कर रहे हैं, जब जो लिबरेट किया है उसका इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, तो आपको यही बताना पड़ेगा, ये भी जानना चाहिए कि वास्तव में ये जो आए थे सेंट्रल एशिया से, ये भारत के लाइफ के पार्ट बन गए थे। क्लियर? कहते हैं however the greatest merit of केपी जायसवाल lay in the exploding the myth of the Indian despotism। ये केपी जायसवाल बोले, केपी जायसवाल का जो सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो कहता था कि भारत में जो है डेस्पोटिज्म है, निरंकुश सत्ता है, स्वेच्छाचारी सत्ता है, ऐसे सत्ता, ऐसे शासन का जो भारत के लोग आदी हो गए थे, ये जो कॉलोनियस हिस्टोरियंस कह रहे थे, उनको एक्सप्लोड किया, उसका खंडन किया, उसका विखंडन किया, उसको नेगेट किया, उसको नकारा। कह रहा है एज अर्ली एज 1910 and 12 ही रोट सेवरल आर्टिकल्स टू शो कि दैट भैया देखो भारत में बहुत पुराने समय से रिपब्लिक स्टेट्स थे। और वैशाली का एरिया देख रहे हैं, बिहार में जो वैशाली वाला एरिया है वहाँ पे बहुत सारे रिपब्लिक्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थे एंड इंजॉय मेजर्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और सेल्फ गवर्नमेंट था। हिज फाइंडिंग फाइनली अपीयर्ड इन द हिंदू पॉलिटी। ये हिंदू पॉलिटी करके उन्होंने एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया। ऑल्दो जायसवाल इज चार्ज विद द प्रोजेक्टिंग मॉडर्न नेशनलिस्ट आइडियाज इनटू द एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस। अब एक चीज़ को समझिएगा, जब किसी हिस्टोरियंस का क्रिटिसाइज करना हो जो कि एंशिएंट इंडिया के बारे में लिख रहा हो, तो कहता है कि भैया आप जो एंशिएंट इंडिया के बारे में ये कंसेप्ट दिए हो, ये कंसेप्ट तो मॉडर्न है, अब मॉडर्न के कंसेप्ट को आप एंशिएंट इंडिया पे क्यों लाद रहे हो, मतलब मॉडर्न लेंस से प्राचीन भारत को देख रहे हो, ये सही नहीं है। एक क्रिटिसिज्म आप कभी भी इसको, जब आपको कभी कुछ क्रिटिक लिखना हो, आंसर लिखना हो और कहे कि नहीं आप क्रिटिक लिखें, तो एक चीज़ तो ये लिख दीजिएगा कि आप मॉडर्न कंसेप्ट से एंशिएंट इंडिया को ना देखें। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे ये ला दिया है कि कह रहा है कि जो जायसवाल जी हैं इन्होंने जो एंशिएंट इंडिया के बारे में बताया है कि यहाँ पे रिपब्लिक था, सेल्फ रूल था, ये रिपब्लिक एंड सेल्फ रूल जो है ये मॉडर्न कंसेप्ट है। अगर आप इसको ला रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया में था, इसका मतलब आप मॉडर्न कंसेप्ट से एंशिएंट इंडिया को देख रहे हैं। ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री एंड द नेचर ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट प्रेजेंटेड बाय हिम इज अटैक्ड बाय मेनी राइटर्स इंक्लूडिंग यूएन घोषाल, मतलब ये सब उनकी क्रिटिक की है। His basic thesis regarding the practice of republican experiment is widely accepted and his pioneer work Hindu Polity Now in its 6th edition is considered classic। कहते ठीक है, सब कुछ जो हुआ तो हुआ, लेकिन उनका जो रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा गया था कि वहाँ पे रिपब्लिकन रूल था एंशिएंट इंडिया में, वाइडली बहुत बड़े पैमाने पे एक तरह से हिस्टोरियंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड सब हेडिंग था शिफ्ट टू नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसको पढ़ लेते हैं। कहता है ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं A.L. बासम, संस्कृतिस्ट हैं बाय ट्रेनिंग, बहुत बड़े विद्वान हैं। कहता है क्वेश्चन द विजडम ऑफ लुकिंग एट एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। फिर वही बात ये कह रहा है कि आपके पास ये जो विजडम है, ये दृष्टि है, जिस दृष्टि से आप मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट इंडिया को देख रहे हैं, उस पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया। His earlier writings show his deep interest in the materialist philosophy of some heterodox texts। हेटेरोडॉक्स टेक्स्ट जो होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं बौद्ध, जैन, ये सब जो है सेक्ट्स, टेक्स्ट नहीं सेक्ट्स जो थे, उसमें इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, है ना। लेटर ही बिलीव दैट द पास्ट शुड बी रीड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड प्लेजर। कहता है अगर आपको पास्ट को पढ़ना हो ना, मतलब एंशिएंट इंडिया को पढ़ना हो, तो आप क्यूरियोसिटी एंड प्लेजर से पढ़िए, न कि किसी मोटिव में आके पढ़िए कि कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब उनके दिमाग में पहले से ही प्रिजुडिस था सब चीज़, और उसी को लेकर के एंशिएंट इंडिया में रिसर्च किया। जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है उनको काउंटर करने के लिए एंशिएंट इंडिया पे रिसर्च किया और बुक लिखा। तो कहता ऐसे मत कीजिए, अगर आपको एंशिएंट इंडिया को पढ़ना है, अपने पास्ट को पढ़ना है, तो आप उसके लिए क्यूरियोसिटी और प्लेजर के बस में आकर के या इन चीज़ों के कारण आप पढ़िए। हिज बुक वंडर दैट वाज इंडिया, इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था वंडर दैट वाज इंडिया। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी कई बार पढ़ा है इसको। ये सिंपैथेटिक सर्वे, इसको कहिएगा सिस्टमेटिक सर्वे ऑफ द वेरियस facets of the ancient Indian culture and civilizations free from the prejudice that
प्लेग द राइटिंग ऑफ वी ए स्मिथ और द अदर ब्रिटिश राइटर्स। कहता है जो प्रिजुडिस था वी ए स्मिथ और अदर ब्रिटिश राइटर्स से, उनसे ये फ्री है इनका राइटिंग। वंडर दैट वाज इंडिया। आगे कहता है बासम्स बुक मार्क द ग्रेट शिफ्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल टू नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये जो ए.एल. बासम का बुक है ना, इसमें आपको ज़्यादातर नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात किया गया है, पॉलिटिकल नहीं। द सेम शिफ्ट, अब दूसरे राइटर की बात कर रहा है कि इस तरह का जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट हमको फिर डी कोशाम्बी का बुक है उसमें देखने को मिलता है, जिनका बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लेटर पॉपुलराइज द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। ये बुक है। कोशाम्बी ब्लेज द न्यू ट्रेल्स इन इंडियन हिस्ट्री। कोशाम्बी ने इंडियन हिस्ट्री को एक नया रास्ता दिखाया। हिज ट्रीटमेंट फॉलोज द मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। उनका जो बुक है ना, उन्होंने फॉलो किया, उसने मतलब इस बात को फॉलो किया, किस बात को? द मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द कार्ल मार्क्स। मार्क्स का नाम सुने? इन्होंने हिस्ट्री को बताने के लिए एक मेटेरियलिस्टिक अप्रोच लिया। इनका कहना है कि हिस्ट्री में जो ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसका जो मेन फैक्टर है वो इकोनॉमिक एंड सोशल है। मतलब बिल्कुल ही मेटेरियलिस्टिक अप्रोच लिया है। उन्हीं पे आधारित इन्होंने अपना एक अप्रोच बनाया और उन्होंने फिर एक नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखने की कोशिश किया। ही प्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर एज एन इंटीग्रल पार्ट। ये कहते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है, इकोनॉमी एंड कल्चर है, वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, एक दूसरे से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ द इकोनॉमी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शंस। एक चीज को समझिएगा, कहता है कि जो इंडियन सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है और कल्चर है, एज एन इंटीग्रल पार्ट है किस चीज का? ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ द प्रोडक्शंस। देखिए, ये वास्तव में बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश किया गया है। इसको समझने के लिए आपको क्या क्या समझना पड़ेगा? तो एक तो चीज समझना है, वो आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, दूसरा है मोड ऑफ प्रोडक्शंस, तीसरा है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्लासेस इन द सोसाइटी। ये 3-4 जो है डायलेक्टिकल एक फिलॉसफी है, ये 4-5 चीज़ों को समझ करके ही आप इनको समझ सकते हैं। वास्तव में कार्ल मार्क्स ने मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट की बात किया है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात किया है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात किया है, रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट क्लासेस इन सोसाइटी की बात किया है, और कहता है कि ये सब चीज़ जो है ये वास्तव में हिस्ट्री का दशा और दिशा निर्धारित करता है, ये सोसाइटी को निर्धारित करता है, ये पॉलिटी को निर्धारित करता है, ये कल्चर को निर्धारित करता है। मतलब कार्ल मार्क्स का जो राइटिंग है उसका जो मेन बेस है वो इकोनॉमिक है, वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। इसी अप्रोच को बेस बना के डी कोशाम्बी ने भी बुक लिखा है। हिच वाज, मतलब उनका बुक जो है, वाज द फर्स्ट सर्वे बुक टू शो द स्टेज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल एंड क्लास प्रोसेस। देखिए, ट्राइबल मतलब होता है जनजातीय, कबीलाई, और क्लास मतलब होता है वर्ग। एंड प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस देकर के बहुत कुछ बताने की कोशिश करना चाहिए, नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप ये देते ना क्लास स्ट्रगल या ट्राइबल स्ट्रगल, मतलब जो जनजातीय या कबीलाई संघर्ष होता था, जो वर्ग संघर्ष होता था, उस संघर्ष के कारण सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और उसके कई सारे स्टेजेज आए। जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया, उसके बाद उसमें आ गया आपका स्लेवरी का एक फेज आया, फिर फ्यूडलिज्म का फेज आया, फिर कैपिटलिज्म का फेज आया, फिर सोशलिज्म का फेज आया। ये 5 फेज आए, ये 5 स्टेज आए। क्यों आए? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। किसके कारण हुआ? ये जो ट्राइबल एंड क्लास स्ट्रगल है, इसके कारण ये प्रोसेस, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। बट ही वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी स्कॉलर्स इंक्लूडिंग बासम, बट हिज बुक कंटिन्यूज टू बी वाइडली यूज। भले ही क्रिटिसाइज किया हो, लेकिन इस बुक को बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। क्लियर? During the last 25 years, there has been a sea change in the methods and orientation of those who work on the ancient India. मतलब बहुत ही ग्रेट चेंज हुआ है मेथड्स में और ओरिएंटेशन मतलब अप्रोच में। They lay greater stress on the social, economic and cultural process and try to relate them to political developments. ज़्यादातर फोकस सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल
फैक्टर्स प्रोसेस पे किया गया है और उनको पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेट किया गया है। मतलब पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है उसके जड़ में अगर देखा गया तो फिर ज़्यादातर स्टेट सोशल इकोनॉमिक एंड जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है उनको बताया गया है। दे टेक अकाउंट ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द टेक्स्ट। देखिए अगर आप मान लीजिए कि रामायण ले लीजिए या महाभारत ले लीजिए या कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले लीजिए, अब कहता है इसको कई सौ वर्षों में लिखा गया है। एक राइटर ने लिखा, बाद के राइटर ने उसमें और ऐड ऑन किया, फिर ऐड ऑन किया, फिर ऐड ऑन किया। जब जब उसमें ऐड ऑन किया जाएगा तो हर राइटर का अलग अलग समय है, तो अपने अपने समय के अनुसार से उनका शब्दों का चयन होगा, अपने अपने समय के अनुसार से उनका राइटिंग ऑफ स्टाइल का उसमें एडिशन होगा। इस आधार पे अगर आप देखें तो एक बुक में बहुत ही तरह का एस्टेटिफिकेशन हो सकता है, स्तरीकरण हो सकता है। कहता है इसी चीज़ को दे टेक अकाउंट ऑफ एस्टेटिफिकेशन। ये जो एक ही बुक में अलग अलग चीज़ है तो क्यों है, इसको इन्होंने संज्ञान में लिया, अकाउंट में लिया टेक्स्ट एंड कंपेयर देयर कन्वेंशनल नेचर विद द आर्कोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस। जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है और जो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस है और उनका जो नेचर है, कन्वेंशनल जो वास्तविक नेचर है, उनसे कंपेयर करने का कोशिश किया गया। ठीक है, इस तरह से बुक लिखा जाता है। जो कुछ भी बुक में, जो कि मान लीजिए रामायण महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एक तरह से एस्टेटिफिकेशन किया गया कि हाँ भाई रामायण का ये पार्ट इस पीरियड का है, रामायण का ये पार्ट इस पीरियड का है। ठीक है, और जिस जब पीरियड का है उस पीरियड का आर्कोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल जो एविडेंस मिला है उससे मिला करके दिखाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, यही बात कर रहा है। ऑल दिस बोर्ड्स गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। वास्तव ये जो अप्रोच है ना, ये वास्तव में फ्यूचर के, भविष्य के हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए बहुत ही शुभ है। पर अनफॉर्चुनेटली ए फ्यू इंडियन राइटर्स मैग्नीफाई द रोल ऑफ रिलीजन। कहता है कुछ ऐसे इंडियन राइटर्स भी हैं जो रिलीजन के रोल को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंड बिलीव दैट एवरीथिंग गुड एंड ग्रेट ओरिजिनेटेड इन देयर कंट्री। कहता है जितनी भी चीज़ अच्छी है और महान है उनका जन्म भारत में ही हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न राइटर्स नो लॉन्गर इंसिस्ट दैट ऑल द सच थिंग्स केम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड। और जो वेस्टर्न राइटर्स बोलते थे कि जितना भी अच्छी चीज़ भारत में है वो सारे बाहर से ही आए हैं, अब विदेशी जो वेस्टर्न के राइटर्स हैं अब इस बात पे इतना एम्फेसाइज नहीं करते हैं। ठीक है, दो धारा हो गया। एक इंडियन राइटर्स बोलते हैं कि जितना भी ग्रेट और महान गुड है वो भारत में ही ओरिजिनेट हुआ है। कुछ वेस्टर्न, मतलब ज़्यादातर वेस्टर्न राइटर्स हैं वो बोलता है भारत में जितनी भी गुड और अच्छी चीज़ है वो बाहर से ही आया है। तो दो धाराएं हो गई। कहता है बट सम ऑफ देम होल्ड दैट द रिलीजियस आइडियाज। ये वेस्टर्न स्कॉलर्स की बात कर रहा है कि ये बात कहना तो छोड़ दिया है, लेकिन कुछ अभी भी राइटर्स हैं जो कहते हैं कि जो रिलीजियस आइडियाज है, रिचुअल्स है, कास्ट है, किनशिप है एंड ट्रेडिशंस है आर द मेन फोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब जो इंडियन हिस्ट्री है, जो एंशियंट सोसाइटी पुराना है, उसमें अगर कहा जाए कि कौन कौन सा फोर्स है, कौन कौन चीज़ दिखता है जो डिसाइड करता है सोसाइटी का जो हिस्ट्री क्या होगा, तो वो यही 4-5 चीज़ है। रिलीजियस आइडियाज़ था, रिचुअल्स है, कास्ट है, किनशिप है, ट्रेडिशंस है। यही जो है इंडियन हिस्ट्री का मेन फोर्स है, फैक्टर्स है। कहते दे आल्सो अंडर स्कोर वेरियस डिविसिव फीचर्स विच मेड फॉर स्टेग्नेशन। ये जो राइटर्स हैं ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को भी उछाल करके दिखाने की कोशिश किया, बढ़ा चढ़ाने के दिखाने की कोशिश किया जो कि डिविसिव फीचर्स के थे, बहुत ही निगेटिव चीज़ थे, है ना, और जिन्होंने कि समाज को स्टेगनेंट कर दिया। ऐसे चीज़ों को इन वेस्टर्न राइटर्स ने बहुत ही हाईलाइट करने की कोशिश किया। खराब चीज़ को भी अगर आप हाईलाइट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब उनको जिंदा रख रहे हो, बता रहे हो कि तुम यही हो। अगर आपको खराब समाज को खराब चीज़ों से ऊपर उठाना होगा तो उन खराब चीज़ों को बार बार याद नहीं करना चाहिए, बार बार लिखना नहीं चाहिए। लेकिन वेस्टर्न राइटर्स ने भारत की जो जो फॉल्ट लाइन था, जो मतलब कमियां थी, उनको बार बार हाईलाइट करने की कोशिश किया ताकि ये बता सके कि तुम्हारे अंदर इतनी कमी है, तुम अपने पे रूल करने के लिए खुद जिम्मेदार नहीं हो, हमें आप पे रूल करना है, अपने रूल को जस्टिफाई करना उनका ये उद्देश्य था। तो यही कह रहा है। They are more concerned about the problem of stability and continuity.
देखिए दो टर्मोलॉजी है, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड द चेंज इन द कंटिन्यूटी। चेंज एंड कंटिन्यूटी, हमेशा इतिहास में चेंज भी रहा है कुछ एलिमेंट और कुछ एलिमेंट कंटिन्यू रहा है, लेकिन ये कहता है कि भारत में ज़्यादातर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी है। जैसे स्टेबिलिटी है, 4 वर्ण है, इतने कास्ट हैं, ये क्या है, तो 4 वर्ण का स्टेबिलिटी है, मतलब बना हुआ है तो बना हुआ है, कास्ट है तो है, और कंटिन्यूटी है, लगातार चला आ रहा है। स्टेबिलिटी भी है कास्ट में और कंटिन्यूटी भी है, वर्ण में स्टेबिलिटी भी है और कंटिन्यूटी भी है। तो भैया ये तो मतलब इतिहास में चेंज तो होना ही होना है, लेकिन जो वेस्टर्न राइटर्स हैं वो ज़्यादातर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की ही बात करते हैं, ऐसा होता नहीं। दे सीम टू बी फैसिनेटेड बाय ओल्ड एक्जोटिक एलिमेंट्स एंड वांट टू प्रिजर्व देम। वो जो पुरातन चीज जितने भी भारतीय इतिहास में थे उनको लेकर के बहुत ही उत्साहित रहते हैं और चाहते हैं कि उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको बनाए रखा जाए। अब जो कमियां हैं उसको बार बार लिखिएगा, बार बार गिनाइएगा, बार बार सुनाइएगा, तो वो तो लगातार बना ही रहेगा ना। तो ये चाहते ही हैं वो करना, इसीलिए भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में जो कमियां थी उसको बार बार बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आज के दौर में कास्ट सिस्टम इज ए वेरी बैड थिंग, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, इससे अलग लाइन बनाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कास्ट को और बढ़ा चढ़ा करके हाईलाइट करते हैं, है ना, कास्ट लाइन पे ही पकड़े रहते हैं, कास्ट को वोट बैंक बना लेते हैं। तो इसका मतलब कास्ट को और ज़्यादा डीप की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। सच एन अप्रोच इम्प्लाइज दैट इंडियन सोसाइटी हैज़ नॉट चेंज एंड कैन नॉट बी चेंज, कह रहा है। इस तरह से ये वेस्टर्न राइटर्स बोल रहे हैं कि जो इंडियन सोसाइटी हैज़ नॉट चेंज, कभी बदला नहीं और कभी बदल नहीं सकता। इतना बेवकूफ़ी वाला बात बोलता है कि इतिहास में कभी कुछ बदल नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है ना। ये मतलब भारतीय सोसाइटी को स्टेगनेंट बना करके मतलब कह रहा है कि ये भारत का सोसाइटी जो है ना ये स्टेगनेंट है। जैसे तालाब का पानी स्टेगनेंट है तो वो सरने लगता है, तो इनको लगता है कि भारत का सोसाइटी जो है ना वो बिल्कुल स्टेगनेंट है। ऐसा है नहीं, कोई भी सोसाइटी स्टेगनेंट नहीं हो सकता, ये नेचुरल लॉ है। इट मीन्स दैट द अंडर डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कैरेक्टर। अगर स्टेगनेंट है तो अंडर डेवलपमेंट होगा ही होगा और ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कैरेक्टर होगा। यही बात वेस्टर्न राइटर्स ने हमेशा से भी शो करने का कोशिश किया। समझिएगा, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपके पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको इन सारे चीज़ों को काउंटर करते हुए भारत को आगे ले जाना है। 10 द चौविनिस्ट एंड द सोफिस्टिकेटेड कॉलोनिस्ट। चौविनिस्ट मतलब होता है जो उग्र राष्ट्र की बात करता है, एंड द सोफिस्टिकेटेड कॉलोनिस्ट ये जो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिख करके विद्वान जो कॉलोनिस्ट हैं, जो दिमाग लगा करके एकदम होता है ना, दिमाग लगा करके आपको पीछे ही धकेलते रहेंगे, ऐसे कॉलोनिस्ट की बात किया गया है। यूज द स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट टू प्रिवेंट इट्स प्रोग्रेस। मतलब ये दोनों तरह के लोग, ये इतिहासकार बोल रहे हैं, ये राइटर बोल रहे हैं, ये दोनों कैटेगरी के लोग भारतीय पास्ट का जो अध्ययन किया है वास्तव में भारत के प्रोग्रेस को रोकने के लिए किया है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू टेक ए बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसलिए भारत को अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, सुपर बनाना चाहते हैं, तो भारत के इतिहास को लेकर के आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा, आपको एक ऑब्जेक्टिव व्यू अपनाना पड़ेगा। यही बात इस बुक में कहा गया है। अब एक बार क्वेश्चन देख लें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। इंडोलॉजिकल स्टडीज बता दिया, संस्कृति बता दिया, फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश किया है ना। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शंस, रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शंस एंड द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, ये सारी बात आप जब कार्ल मार्क्स के बारे में जब हम बहुत सारे आइडियाज एंड थ्योरी के बारे में बढ़ाएंगे तब आपको हम डिटेल से बताएंगे। कहते हैं मेक एन असेसमेंट ऑफ द कॉलोनियल हिस्टोरियंस। भाई देयर व्यूज, 6 व्यूज मैंने बताया था, फिर उस पर आपने असेसमेंट किया वो कितना सही है कितना गलत है। ये आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ये जो 3 क्वेश्चन है ना इसको आपको राइटिंग फॉर्म में लिखिएगा, आपका मेंस का प्रैक्टिस भी होगा, बार बार लिखिएगा। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस टू द स्टडी ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्टोरियंस, है ना, कंट्रीब्यूशन बताइएगा, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का बहुत बड़ा योगदान है। Organize a debate on the following topic. Modern Indian historians have rectified the mistakes of the colonial historians of the ancient Indian histories. इसको आपको डिटेल में लिखिएगा। मतलब क्या हो गया, अगर आप ये सारे चीज़ को बार बार आंसर लिखते हैं तो आपका मेंस भी क्लियर होते जाएगा, मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। ये एक दिन में नहीं होता है,
आपको डेली इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे वीडियो को सुनते हैं तो आप आंसर राइटिंग का आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, वरना आपसे जो मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी हमारे साथ होगा, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आज तक आप लिख नहीं पा रहे हैं, लिखने का फियर है, तो उसको छोड़िए। फियर तभी ख़त्म होगा जब आप उस पर एक स्टेप लेंगे शुरुआत करने का। इसीलिए मेरे साथ अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आप लिखना जरूर शुरू कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपने जितनी बात बोला है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और उसको शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।